हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल कोड M1R5 के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए। तो इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को, और आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चंस की हेल्प से आप इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यूपीआई पिन कितने अंक का होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा है यूपीआई पिन में कितने डिजिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4 या 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4। तो आपके यूपीआई पिन में 4 या फिर 6 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपसे पिन की फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? जो आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं उनमें जो पिन होता है ना, उसकी एक फुल फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। तो आपको इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, आरटीजीएस पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपसे आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी के भी बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो आरटीजीएस इज़ अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किस बैंक ने शुरू किया था? ठीक है, तो सबसे पहले आधार बेस्ड आपका जो माइक्रो एटीएम है वो स्टार्ट किया था डीसीबी बैंक ने। यहाँ पे डीसीबी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे डीसीबी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ठीक है, तो डीसीबी की फुल फॉर्म ये है, और इसी ने सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम को शुरू किया था। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भारत का सबसे पहला बैंक है। सबसे पहला बैंक कौन था भारत का? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। तो आपको इस नाम को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, उमंग एप्लीकेशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो लास्ट लेक्चर में हमने उमंग ऐप के बारे में बहुत सब कुछ पढ़ा था। तो यहाँ देखो, उमंग ऐप को, जो आपकी उमंग एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। ठीक है जी, तो आपको इस मिनिस्ट्री का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, एनईएफटी की शुरुआत कब हुई? एनईएफटी भी आपकी एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो किसी के भी बैंक अकाउंट में। तो इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2005, और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपसे यूटीआर की फुल फॉर्म पूछी है। तो यूटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है देखो, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो आपको सारी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। हमने कल डिस्कस किया था कि पीओएस में कौन सा प्रिंटर यूज़ करते हैं हम। पीओएस जो मशीन होती है ना आपकी, उसमें कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है? तो उसका आंसर था थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पे पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ABRS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपसे ABS एक एक्रोनियम है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। मैंने देखा था एक एग्ज़ाम में यहाँ पे ABRS में से R का मतलब पूछा हुआ था, तो आपको इसकी प्रॉपर फुल फॉर्म याद करनी है, हर एक स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस भी है, आधार बेस्ड रीनेबल्ड सर्विस भी है और आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस भी है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेलिंग के साथ इनकी फुल फॉर्म याद करनी है, क्योंकि वहाँ पे MCQ में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म पर खास से ध्यान देना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 11, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है? जो बैंकिंग टर्म्स में ECS होता है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। AEPS के संदर्भ में कौन सा नंबर यूज़ किया जाता है? मतलब इसके रिलेटेड में कौन सा नंबर हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे हम करते हैं IIN का, और यहाँ पे AES की फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड जस्ट अ मिनट आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की। भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक यहाँ पे आपसे पूछा है तो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछते हैं बैंकों का बैंक कौन सा है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ATM का पूर्ण रूप क्या है? तो जो ATM आप यूज़ करते हो ना अमाउंट निकालने के लिए अपने बैंक से, या फिर अमाउंट सबमिट करवाने के लिए, तो उस ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आप जानते हैं? तो उस ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक बात याद रखना, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में ऑटोमेटिक टेलर मशीन दे देते हैं, आपको उस ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आई होप सो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। RTGS की अधिकतम सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपसे RTGS की मैक्सिमम लिमिट पूछी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नो लिमिट। RTGS की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नो लिमिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, ATM पिन कितने डिजिट का होता है? तो जो आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है उसका एक पिन होता है ना, तो वो पिन कितने डिजिट का होता है? तो आप सब लोगों को पता है उसका आंसर 4 होता है, मतलब आपके ATM के पिन में 4 डिजिट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। M बैंकिंग क्या है? तो M बैंकिंग में आपसे M का मतलब यहाँ पे बेसिकली पूछा है। तो M का मतलब क्या मैनेजिंग होता है, क्या मैनेज होता है, या मोबाइल होता है, या फिर नेट होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मोबाइल बैंकिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग होता है M का मतलब। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है? तो यहाँ पे कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है ई वॉलेट ऐप से कौन सी कंपनी जुड़ी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 197 कम्युनिकेशंस, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से किसके लिए बैंक ऋण प्रदान करता है। तो बैंक किसके लिए ऋण प्रदान करता है, मतलब बैंक से आपको लोन किस किस चीज़ों के लिए मिलता है। तो होम के लिए मिलता है, एजुकेशन के लिए मिलता है, ट्रांसपोर्ट के लिए मिलता है, या फिर सबके लिए मिलता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, बैंक ब्याज देता है। तो बैंक हमें कब देता है इंटरेस्ट, जब हम उसके अंदर पैसा जमा करवाते हैं। तो यहाँ पे जब हम अमाउंट सबमिट करते हैं, उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं अपने अमाउंट को इन द बैंक, तब हमें क्या मिलता है, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमा या फिर डिपॉजिट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, इनमें से कौन सा मोबाइल बैंकिंग सेवा है। तो बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मोबाइल बैंकिंग में ये सारी सर्विस मिलती है। बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, अकाउंट की ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, पेमेंट चेक कर सकते हो, या पेमेंट कर भी सकते हो किसी को भी। सो ऑल ऑफ द अबव आर द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट के माध्यम से फंड स्थानांतरित करने की प्रणाली है। तो यहाँ पे ये आरटीजीएस है। आरटीजीएस, कोर बैंकिंग, एमआईसीआर या फिर एनईएफटी। तो एनईएफटी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इंटरनेट के माध्यम से आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की, बचत खाता खोलने की न्यूनतम आयु क्या है। अगर आपको सेविंग अकाउंट खोलना है किसी बैंक में, तो उसे खोलने की न्यूनतम मतलब मिनिमम आपकी क्या एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 वर्ष, 10 ईयर्स तो आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की, आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपयों में क्या है। तो आरटीजीएस के लिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आपको बतानी है। तो यहाँ पे है निर्धारित न्यूनतम सीमा है 2 लाख रुपए और अधिकतम सीमा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम सीमा आपकी 2 लाख है और अधिकतम सीमा कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की, केवाईसी। आपने बहुत सुना है केवाईसी का अपने बैंक में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आप जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो आपका बैंक आपसे केवाईसी करवाता है, मतलब वो आपकी संपूर्ण जानकारी लेना चाहता है। ठीक है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, उन सब से आपके बैंक अकाउंट को लिंक करवाना चाहता है। केवाईसी की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की, बैंक ड्राफ्ट कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑप्शन नंबर बी, रीजनल रूरल बैंक्स मतलब आरआरबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी बैंक्स बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की, ईएमआई की फुल फॉर्म बताओ। तो आपने देखा है कई बार हम ईएमआई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, एक्स्ट्रा मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर एक्स्ट्रा मंथली इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपको इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीएफ आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, चेक की वैलिडिटी कब तक रहती है। अगर आपने एक बार चेक पर एंट्रीज कर दी तो वो चेक कब तक वैलिड रहता है। तो वो चेक आपका 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी रहती है। उसके बाद आपका चेक वैलिड नहीं रहता है, वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो जिस डेट पर आपने चेक को फिल किया है उस डेट से लेकर अगले 3 महीने तक वो वैलिड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की, एटीएम पासवर्ड किसको बताना चाहिए।
पति को, पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एटीएम का पासवर्ड आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा बोलता है आपका बैंक, ठीक है। और ये सही बात भी है, आपको अपना पासवर्ड खुद से याद करना चाहिए। हस्बैंड को अपना करना चाहिए, वाइफ को अपना करना चाहिए, सन को अपना और डॉटर को अपना। किसी को भी किसी का पासवर्ड याद नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्टर एक टर्म है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, देखो, लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं देने वाले को, बुरी साख वाले को, गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्सन लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं देता है उसे बोलते हैं डिफ़ॉल्टर। तो बैंकिंग टर्म्स में डिफ़ॉल्टर उसे बोलते हैं जो लोन की इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं देता है, उसे डिफ़ॉल्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, किस पर सबसे अधिक ब्याज मतलब इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे, या फिर फिक्स डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे राइट आंसर है फिक्स डिपॉजिट पे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, हम एटीएम सर्विस कब यूज़ कर सकते हैं। तो हम एटीएम सर्विस 24 आवर्स में, 7 डेज़ में और 365 डेज़ में कभी भी कर सकते हैं। आप जब भी जाओ अपने एटीएम में, आपको वो ऑन मिलता है, उसके अंदर अमाउंट रहता है। बहुत ही कम चांस होता है कि उसके अंदर अमाउंट नहीं है या फिर वो मशीन ख़राब है। ऑलमोस्ट टाइम आपको एटीएम सर्विस में ही मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है 24/7/365 डेज़, ठीक है। साल के हर एक दिन आप एटीएम को यूज़ कर सकते हो, हर एक घंटे कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, केवाईसी नियमों का एक उद्देश्य है। केवाईसी नियमों का क्या उद्देश्य है, किस लिए केवाईसी करवाते हैं। संदिग्ध प्रकृति के लेन देन पर निगाह रखना, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इट मीन्स क्या है कि आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर जिनके पास फेक है, उसके आइडेंटिफिकेशन हमें केवाईसी से पता चल जाती है। तो बैंक ये जान लेता है कि कौन से कस्टमर्स मेरे बैंक के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और कौन से सही कस्टमर्स है। तो केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है वो केवाईसी ज़रूर से करवा लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे नंबर होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हर एक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का एक नंबर होता है और वो 16 डिजिट का होता है। आज सब उसके नंबर को गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, सीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके बैंक के एटीएम कार्ड के बैक साइड पे सीवीवी होता है, ठीक है, वो होता है 3 डिजिट का, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म पूछी है, फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और ये 3 डिजिट का होता है। तो आपको ये सारे बेसिक पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। ये आपके डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ये सारे बेसिक पॉइंट्स तो पता होने चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 की। तो देखो, AEPS की फुल फॉर्म मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे फिर से आ गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आपका राइट आंसर क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन कितने सिमिलर है, पेमेंट है कहीं पर, पासवर्ड है कहीं पर अकाउंट है। तो अगर आपको एग्जैक्टली फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। तो आपको इसलिए एग्जैक्टली हर एक वर्ड का मतलब जानना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने कहा था नीचे एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यूपीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूपीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। सो इट इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की, निम्नलिखित में से किसने भीम ऐप को विकसित किया है। तो भीम ऐप को किसने डेवलप किया है, किसने उसे विकसित किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है NPCI। और आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, NPCI की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है जी। सो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये आप सबके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, भीम ऐप कितनी भाषाओं में है।
तो भीम ऐप आपके अभी 13 भाषाओं में है, ठीक है। करंटली भीम ऐप इज़ वर्किंग इन 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमने 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपको सिंपली कमेंट करना है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए इस क्लास को, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। बैंक प्रदान करता है केंद्रीय सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं, वित्तीय सेवाएं या फिर अन्य। तो बैंक हमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की। MMID का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे MMID का पूरा नाम क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की। मोबाइल बैंकिंग सेवा है भुगतान, बैलेंस की जांच, खाता लेन देन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग सेवा से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। भुगतान भी कर सकते हो, मतलब पेमेंट कर सकते हो किसी की भी, बैलेंस को चेक कर सकते हो, खाता की लेन देन भी कर सकते हो। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। ITZ कैश किस बैंक द्वारा अधिकृत मोबाइल वॉलेट है? तो किस बैंक का वॉलेट है ITZ कैश? तो यहाँ पे RBI इज़ द राइट आंसर, ठीक है। RBI बैंक ने इस वॉलेट को लॉन्च किया था, ITZ कैश को। तो आपको इसका नाम अच्छे से याद रखना है और इस बैंक का भी नाम याद रखना है, ठीक है। RBI मतलब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? सो ये सब लोग जानते होंगे, आई होप सो। 1 अप्रैल 1935 को आपका RBI स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या डायल करें USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए *99# आपको ये डायल करना है USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए। तो यहाँ पे USSD की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। जिन्हें नहीं पता वो चेक करके इसकी फुल फॉर्म याद करके कमेंट करेंगे, बिकॉज जितना आप सर्च करेंगे उतना ही आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करने से क्या होता है, आपको वो चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पे नागपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर भोपाल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके चेक के नीचे कुछ लाइंस बनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, MICR कोड होता है, ठीक है। और MICR की हेल्प से आप उस कोड को रीड करते हो, ठीक है। तो MICR क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। कमेंट में इसकी फुल फॉर्म आ जानी चाहिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं वो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, ठीक है। तो आपको इसको याद करना है, डेट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आई होप सो आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आपको बेल आइकन को हिट करना है याद से, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना है, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी। इस
वीडियो की PDF आपको शाम तक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए, आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, अच्छे से सारी प्रिपरेशन कर लीजिए, आपको किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।